नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर के कैलाश टॉकीज के पास सोमवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब घात लगाकर बैठे एक युवक ने कुल्हाड़ी से बाइक मैकेनिक पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में मैकेनिक को जयरोग चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि नई सड़क इलाके के शांतिनगर में रहने वाला समीर खान रोजाना की तरह अपनी बाइक मैकेनिक की दुकान पर रखकर जा रहा था। तभी डॉक्टर मिड्डा के पास कैलाश टॉकीज के सामने अनवर खान नामक युवक ने उस पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना इतनी जल्दी में हुई कि लोग कुछ समझ ही नहीं सके। हमला करने के बाद अनवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। बाद में युवक को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। उसके सिर पर हाथ में गंभीर चोटें हैं। पता चला है कि आरोपी अनवर के परिवार के किसी महिला के साथ समीर के नाजायज ताल्लुकात थे। इसी को लेकर दोनों में रंजिश चल रही थी। अनवर आपागंज इलाके में रहता है। घटना के बाद मौके से फरार हुए अनवर की पुलिस तलाश कर रही है। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। हुआ है समीर खान सन ऑफ रशीद खान, 25 साल, निवासी शांतिनगर पुल के पास नई सड़क। मुलजिम ने मारा है अनवर खान सन ऑफ रईस खान, निवासी आपागंज ने मारा है। पुरानी कोई रंजिश चल रही है इसके चक्कर में कुल्हाड़ियों से वार किया है डॉक्टर मिड्डा के पास, कैलाश टॉकी के पास। अभी उपचार तो इलाज चाहिए तो भर्ती किया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है और अभी क्या कारण क्या है इसका? पुराना प्रसंग का मालूम चल रहा है, क्लियर जानकारी नहीं। प्रेम प्रसंग का मामला। हाँ। शहर की सफाई व्यवस्था पिछले एक पखवाड़े में छिनभिन हो गई है। नगर निगम और इको ग्रीन कंपनियों के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं। इसको लेकर मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के नेतृत्व में इको ग्रीन के कर्मचारियों ने नई सड़क से निगम मुख्यालय तक रैली निकाली और घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इको ग्रीन कंपनी ने रखा था। वे नगर निगम का कचरा प्रबंधन और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उन्हें कंपनी द्वारा कभी भी हटा दिया जाता है। इको ग्रीन कंपनी ने नगर निगम से कचरा कलेक्शन का अनुबंध किया हुआ है, लेकिन एक पखवाड़े से कचरा कलेक्शन ना के बराबर हो रहा है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। नगर निगम और कंपनी के बीच चल रहे विवाद और कर्मचारियों से विवाद के चलते स्थिति बिगड़ती जा रही है। सीटू की मांग है कि इको ग्रीन कर्मचारियों को निगम अपना कर्मचारी मानते हुए उन्हें कलेक्टर रेट पर भुगतान कराए, साथ ही उन्हें निगम में मर्ज किया जाए और जिन कर्मचारियों को कोरोना काल में हटाया गया है उन्हें वापस लिया जाए। फिलहाल निगम का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों से मिलने नहीं आया। इको ग्रीन के कर्मचारी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता निगम मुख्यालय पर बैठे रहे। मेरा नाम रवि किशन नाम है मेरा। अभी बताइए किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को? हमको ये समस्या आ रही है, हम तो काम करने के लिए तैयार है। नगर निगम और इको ग्रीन का मैटर हमको ये पता नहीं है और ये लोग हमको काम पर नहीं ले रहे हैं। हमने कुछ समय पहले हड़ताल की सैलरी के मामले में। सैलरी आ चुकी है, 12 तारीख से काम पर तैयार है। जिन लोगों ने आज तक काम पर नहीं लिया, कल हम लोगों ने लोग गुमराह कर दिया कि आपको 6 बजे काम पर ले लिया जाएगा। हम गए थे वहाँ पे वर्कशॉप पे, तो हमसे उल्टा पूछते हैं काय के लिए आए हो, किसने बुलाया आपको, किस लिए आए हो, ऐसा काम के लिए आप लोगों को बुलाया, किसने बुलाया या किसी ने नहीं बुलाया। वहाँ से हम चले लौट के सिटी कार्यालय आए, वहाँ से पदयात्रा रैली निकाली और कंपनी सभा घेराव करने के लिए आए। कोई अधिकारी अभी मिलने आया आप लोगों से? अभी कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, या तो कोई मिलने नहीं आएगा, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम यहाँ पर धरने पर रात दिन के लिए बैठने तैयार हैं। ये आपने आज जुलूस रैली निकाली है, किस रूप में निकाली है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आप सबको मालूम है कि ग्वालियर में जो कचरा उठाने का काम करते हैं, कचरा संग्रहण करने का काम करते हैं, वो नगर निगम की ओर से इको ग्रीन के कर्मचारी करते हुए। अभी इको ग्रीन और नगर निगम का कुछ विवाद है। हमारा तो ये कहना है कि निगम के और इको ग्रीन के बीच में लेन देन का विवाद है, जिसकी वजह से पूरा मामला, इसका भुगतान शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। पूरा शहर कचरा कचरा हो गया है। ये इको ग्रीन के कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमें वही काम कराया जाए। नगर निगम हमें अपना कर्मचारी घोषित करे, अपने कलेक्टर दर के हिसाब से वेतन दे और अपने काम कराए। हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग शहर की सफाई करना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कमीशन के चक्कर में इन कर्मचारियों से काम नहीं करा रहे हैं। हम लोग ये मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं C2 के नेतृत्व में ये कर्मचारी, कि इन कर्मचारियों को नगर निगम अपना कर्मचारी घोषित करे, कलेक्टर दर के हिसाब से इनको वेतन दे, और जो कर्मचारियों को कोविड काल में कुछ कर्मचारियों को हटा दिया गया है उन कर्मचारियों को रखा जाए। ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, करीब 7 किलोमीटर की पदयात्रा करके। और इसके बाद हम लोग कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। कोई अधिकारी अभी तक मिलना है आपसे? अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है मिलने के लिए, और यही दुर्भाग्य है। यहाँ पर कर्मचारी भूखा प्यासा खड़ा हुआ है, बैठा हुआ, लेकिन कोई अधिकारी आया नहीं है। और
एक छोटी सी मांग ये है कि हम शहर की सफाई करना चाहते हैं कर्मचारी मिलकर, लेकिन ये हमें सफाई करने से रोक रहे हैं निगम के अधिकारी। ये हमारी समस्या है, यही हमारी मांग है। कर्मचारी होंगे यहाँ पर 480 कर्मचारी हैं जो इस नगर निगम में कचरा संग्रहण करने का काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 7 महीने से शासनकाल में महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है। वहीं कोरोना संक्रमण काल में सरकार की गलत नीतियों के कारण आज समाज का हर तबका परेशान है। किसान, व्यापारी और छोटे उद्योग धंधे वाले सभी लोग सबसे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने में मध्य प्रदेश का नाम है। वहीं कमलनाथ के वक्तव्य को लेकर बीजेपी के मौन धरने को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि महिला कलेक्टर के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाली बीजेपी अब महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। बीजेपी के शासन में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक रूप से किसी वक्तव्य को मुद्दा बनाया जा रहा है। आम लोगों, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग की बीजेपी बात नहीं कर रही है। मॉडल मंडी बनाए जाने के नए नियम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़ी फर्मों को लाभ होगा, जबकि छोटे छोटे कारोबारी खत्म हो जाएंगे। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आज मध्य प्रदेश में व्यापारी बहुत परेशान है, उद्योगपति परेशान है और मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। यदि आपने गीता पढ़ी हो, गीता में किसान को भी व्यापारी माना है। मैं गीता पढ़ता हूँ। अब किसान को कर्ज में था, उसका कर्ज माफ़ करना शुरू किया। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने 15 साल में माफ़ होते देखा? मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स है, विश्व में सबसे ज़्यादा टैक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पे 12.5% हमारे यहाँ है। पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ आजू बाजू सब स्टेट से महंगा है। व्यापारी की कॉस्ट बढ़ रही है, इंडस्ट्री वाले की कॉस्ट बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यापारी के लिए समझा जाता था हमारी सरकार है, वह मल्टीनेशनल आगे बढ़ रही है, वहाँ पे कॉरपोरेट आगे बढ़ रही है। अब आप समझो कि ये जितने भी मॉल डीवी वो आपका ये रिलायंस है, बेस्ट प्राइस है, डी मार्ट है, वॉलमार्ट है, ये छोटे हजारों व्यापारी का धंधा खत्म कर देगी। ऐसा कैसा मंडी में के बाहर उन्होंने क्या है, मंडी के बाहर उन्होंने खरीदने पे छूट दे दी। अब मंडी में जाता है तो व्यापारी को 2.25% टैक्स लग रहा है। शिवराज जी ने भी 8 आने कम करने की घोषणा की, जबकि उत्तर प्रदेश गुजरात में मंडी टैक्स फ्री हो गया। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि मंडी के बाहर बड़ी बड़ी कारपोरेट के वो खुल जाएंगे वेयर हाउस और वहाँ खरीदी होगी, तो व्यापारी ख़त्म। इस तरीके से अब आपके यहाँ ये लगाया गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन चाइना से आया, कोरोना की बीमारी सबको मालूम है। कोरोना चाइना कभी पूरा बंद नहीं हुआ, हमारे यहाँ बंद कर दिया, आपकी इच्छा। अब बंद करने के टाइम पे जिनका पेरिशेबल गुड्स था, फ्रूट थे, सब्जी थी, उसका तो रास्ता लगाने देना था, वो सब बेचारे मरे, घर में लोग भूखे मरे। ये कौन सी राजनीति है? वो चाइना में बीजिंग वहाँ की राजधानी है, शंघाई वहाँ की व्यावसायिक राजधानी, जैसे हमारे बम्बई राजधानी, वहाँ लॉकडाउन ही लागू नहीं हुआ। तो ये सब मिसमैनेजमेंट है। और व्यापारी और उद्योगपति आज मध्य प्रदेश देश के मध्य में है। यहाँ से माल कहीं से ग्वालियर से भेजे, भोपाल से भेजे, इंदौर से भेजे, कश्मीर भेजे या कन्याकुमारी भेजे, वाजिब भाड़ा लगेगा बीच का, क्योंकि दोनों जगह गुजरात में कच्छ भेजें या कलकत्ता भेजें, यहाँ से सेंटर पड़ता है। तो क्यों मध्य प्रदेश का उद्योग तरक्की नहीं कर रहा है? इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है कि टैक्स ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। अब हम आपको कह रहे हैं, मैं जितनी विधानसभा विजिट करके आया, सब दूर एक ही बात है, 35 करोड़ रुपये दे के खरीदा गया। तो भैया इतना ज़्यादा टैक्स लेके और वो भ्रष्टाचार में गंवाएं, वो अच्छा नहीं है। कमलनाथ जी का साफ सुथरा इरादा है, वो बिजनेसमैन भी है, उद्योगपति भी है, पूरा इंटरनेशनल घूमे हुए, वो मध्य प्रदेश को व्यापार उद्योग में बढ़ाना चाहते हैं। उससे छोटे व्यापारी का फ़ायदा होगा, मध्यम का फ़ायदा होगा। आज हम इसीलिए घूम रहे हैं कि छोटे मध्यम व्यापारी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। 135 करोड़ की जनसंख्या भाई साहब हमारी, यदि वहाँ 100-200 घराने राज करे तो बाकी सब नौकरी करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे? यही हमारा मुद्दा है कि व्यापारी जो जिस तरीके से भ्रमित है, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, आप में से कोई हिंदू होगा, मुसलमान होगा, मुझे मालूम नहीं, तो राम मंदिर की मैं पूजा करके राम की भगवान की निकलता हूँ घर से, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ,
लेकिन राम का नाम लेके वोट नहीं मांगते, बेचते नहीं। तो अब राम के नाम पर भ्रम टूट गया, व्यापारियों का भ्रम टूट गया। और जो ये रिश्वतबाजी चली है, आपके ग्वालियर में भी यही हुआ है। सुनो, ये चली है, उससे जनता में जितनी विधानसभा बुरी तरीके से रुष्ट है। कहीं बोलते 7,000 में हमारा वोट बिका, कहीं बोलता 8,000 में, कहीं 9,300 में। तो कमलनाथ जी के कार्यशैली से जनता बहुत खुश है। 15 महीने में जो कार्य किए, मैं आपको एक एक कार्य बता दूं, उनके कार्य से फिर से जनता चाह रही किसी भी तरीके से कमलनाथ जी की सरकार बने। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, यदि कमलनाथ जी की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश देश के अग्रिम राज्यों में होगा। हमारे पी शर्मा जी बोल रहे थे कि देखिए 6 महीने में हमारे GDP हमारी आगे बढ़ी। हमारे यहाँ सुनो, जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे, 6 महीने में रिकॉर्ड टूट गया। तो मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी और शिवराज जी में एक बहुत बड़ा फर्क था। कमलनाथ जी अधिकारी से टाइमली काम कराते थे और काम का रिजल्ट लेते थे। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो अधिकारियों के हिसाब से चलते हैं। तो हमें वैसा नहीं, हमको विज़न वाला मुख्यमंत्री चाहिए, समझ वाला मुख्यमंत्री चाहिए। ये जनता समझ चुकी है और मुझे विश्वास है कि 28 से 28 सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कहना है कि जो आपका वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, वचन पत्र 974 पॉइंट थे वचन पत्र में कांग्रेस के 2018 के चुनाव में। उसमें से 554 पूरे किए। किसानों की ऋण माफ़ी हो, जिसका कि जवाब इन्होंने विधानसभा में दिया। बच्चियों की शादी का 51,300 से 600 पेंशन, जो अब कहा जा रहा है कि 1,000 करेंगे हम, अब हमने कहा है कि 1,000 करेंगे। जो वचन पत्र में बिजली का बिल कम होगा, किसानों का बिल आधा होगा, ये सब चीज़ें पूरी की है कांग्रेस ने। और एक ऐसा शासन दिया कमलनाथ जी ने जिसमें प्रशासन में पकड़ थी, मिलावट के खिलाफ युद्ध किया जिससे लोगों के स्वास्थ्य ठीक हों। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र था 2018 में। 7 महीने से सरकार है, उस दृष्टि पत्र में से एक बात पूरी नहीं की, एक सिंगल। आप उठा के देख लीजिए, ये इनने यही किया है, कोरोना फैलाया। सरकार कमलनाथ जी के जाने के बाद, कमलनाथ जी की सरकार के समय एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था। 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित हुए, 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। ऑक्सीजन नहीं मिली अस्पतालों के अंदर, ये सब कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। ये लाई है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार। और इसमें लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हो गए, ठप हो गया पूरा व्यवसाय। तो कहना ये है कि विधानसभा में आपने जो आया है कि 27 लाख लोगों का ऋण माफ़ हुआ है, लेकिन वो नहीं मान रहे। इसको कैसे समझाएंगे आप किसानों को? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या तो कमल पटेल को हटा दें, जिसने, मैं भी मंत्री रहा हूँ, विधानसभा में जब कोई उत्तर दिया जाता है तो नोट शीट में पहले मंत्री के दस्तखत होते हैं। कमल पटेल के दस्तखत हैं। 11,500 करोड़ का कर्जा 51 जिलों में 27 लाख में। तो जब ये उसको नहीं मान रहे, झूठ का पुलिंदा है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये कहा था इन्हीं की पार्टी के नेता सांसद रघुनंदन शर्मा ने कि ये घोषणा वीर है, और अब एक और जुड़ गया कि ये झूठ वीर है, तो इसलिए ये झूठ बोलेंगे। लेकिन आपको तो धराशायी कर दिया। हेमवती देवी के बारे में जो कमलनाथ का बयान आया है कि उनको आइटम कहा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर आज उन्होंने मौन व्रत भी रखा हुआ है बीजेपी। बड़ी ताज्जुब, इसका जवाब कैसे देंगे आप? बड़ी ताज्जुब की जो महिलाओं की मर्यादा आपने ख़त्म की है, बड़ी, महिलाओं को आपके पास सम्मान का कोई पक्ष ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग बात नहीं करें। पहले कहते थे खूब लड़ी मर्दानी हो, तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी को यहाँ मरवा दिया। और अब ये उसी के सब गुण गा रहे हैं, उसी परिवार के, भारतीय जनता पार्टी के। ये दो मुँही वो होता ना, दो मुँह वाले, वो कभी इस मुँह से बोलो कभी इस मुँह से बोलो, वो स्थिति है इनकी भारतीय जनता पार्टी की। और महिलाओं के असम्मान की बात करते हैं। वहाँ निवेदिता करके कलेक्टर थी राजगढ़ की, उसके बारे में ये कहा था कि कांग्रेसियों को दूध पिलाती। इससे ज़्यादा असम्मान क्या होगा? एक IAS ऑफिसर सीनियर महिला, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा। आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पे महिला अत्याचार में आ गया है, गैंग रेप और उसके मामले में। नरसिंहपुर में गैंग रेप होता है एक दलित महिला के साथ, उसके जेठ और उसका पति जब थाने जाते हैं, दोनों को बंद कर देते हैं, वो आत्महत्या कर लेती। कहाँ है ये असंवेदनहीन लोग हैं। इनकी असंवेदन यहाँ तक है
मानवता नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ खंडवा ज़िले में जब चुनाव का कार्यक्रम होता है तो सभा में एक किसान की जान चली जाती है। सिंधिया जी का भाषण नहीं रुकता, लगातार चलता है। जो अजान होने पे दो मिनट रोक देते थे, वहाँ कपड़ा उस पर डाल दिया जाता है, भाषण चलता रहता है, कोई शोक संवेदना नहीं वहाँ पर। ये हालत है इनकी। मर्यादा जो भाषा की है उसके खिलाफ चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई टाइगर को कौवा कह रहा है तो कोई अपने आप को खुद ही कह रहा है। ये टाइगर पूर्व मुख्यमंत्री ने कल आइटम कह दिया इमरती देवी को। नहीं, वही तो मैंने कहा कि भाई ये शब्द, इस शब्द में कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। ये एक आम हम ही बोलते हैं वहाँ, और वो उठा के लाओ यार, वो आइटम उठा लो वहाँ से। इसमें कौन आइटम में कौन सी वो है? ये तो एक आम चलन का शब्द है। इसमें कोई ऐसी महिला के खिलाफ कोई बात नहीं है। राजनीतिक फायदा उठा रही है बीजेपी इसका। केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। ये मौन धरने दे रहे हैं। अरे भाई इस पर बोलो ना, जो मैं कह रहा हूँ। जो कलेक्टर निवेदक के खिलाफ इन्होंने कहा था कि दूध पिलाती है कांग्रेस जी को, ये कोई भाषा होता है? एक IAS ऑफिसर के खिलाफ ये नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आ गया है महिला अत्याचार। इस पर क्यों नहीं धरना दे रहे हैं? इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? इनके पास आज कोई इश्यू नहीं है। इनके पैरों की ज़मीन खिसक गई है, और इसलिए इसके माध्यम से ये ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी कहते हैं ये ध्यान बटाऊ पार्टी है, लेकिन ध्यान बटेगा नहीं। लोगों का ध्यान 25 गद्दारों की तरफ है, जो 35 करोड़ रुपए लेके गए। उन गद्दारों को चुनाव में हराना है, ये जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि 4-4 हज़ार रुपये में, 5-5 हज़ार रुपये में इन्होंने एक मतदाता का वोट भेज दिया है। इसलिए नारा हमारा वही है जो मैंने पहले भी यहाँ तक कहा था कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। इसलिए 28 की 28 सीट कांग्रेस जीतेगी। और ये धरने जो हैं, ये वही डर है, उसकी वजह से हो रहा है। लॉकडाउन के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय खोलने के आदेश दिए। इटावा के थियोसॉफिकल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनूप मिश्रा ने बताया कि सरकार के नियमों का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क और सैनिटाइजर के हाथ में लगाकर ही सभी बच्चे स्कूल में प्रवेश करें। देखिए हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की उनसे खास बातचीत। सर, आज लॉकडाउन में पहली बार स्कूल खुला है, क्या रहा आज का? आज बच्चों की उपस्थिति तो बहुत कम रही। 10% बच्चे भी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक गार्जियंस के मन से भय नहीं निकल पाया है। तो वो थोड़ा संकोच कर रहे हैं स्कूल भेजने में, या वो भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि देख रहे हैं कि और बच्चे और गार्जियन भेजें तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे। तो सर, आपने क्या निर्देश दिए बच्चों को आज? बच्चों को जैसे शासन से गाइडलाइन आई थी वही निर्देश मैंने दिए कि वो अपने साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, मास्क लगा करके विद्यालय आएंगे, सैनिटाइज़र अपना ला सकते हैं, पर्सनल खाने पीने की वस्तुएं हैं, और जो भी उनके आर्टिकल्स हैं, कॉपी किताबें, पेन पेंसिल, इनका आपस में शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं बदलेंगे, और किसी भी हालत में ग्रुप बना करके नहीं खड़े होंगे। सैनिटाइज़र गेट पे मैंने लगवाया हुआ है, तो सैनिटाइज होकर के ही, हाथ सैनिटाइज करके ही विद्यालय में आएंगे। अम्बा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्य प्रकाश सकवार को विजयी बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और यही कारण है कि क्षेत्र में सत्य प्रकाश सकवार का पल्ला भारी नजर आ रहा है। जीत किसकी होगी यह तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। अम्बा विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी अब शुरू हो गई है, और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सत्य प्रकाश सकवार के समर्थन में जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। हमारे संवाददाता शिवन सिंह ने यहाँ पहुंचकर कांग्रेस नेताओं सहित जनता से भी बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से क्षेत्र में जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों को लेकर अभी जनता का मन नहीं बन पाया है। ऐसे में 10 नवंबर को ही पता चल सकेगा कि जनता का आखिर असली मूड क्या है और वो किसे अपना मत देने वाली है। देखिए हमारे संवाददाता शिवन सिंह से कुछ लोगों की बातचीत। आपको भली बात मालूम है कि मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ। 5 साल आपने मुझे पहले भी विधायक बनाया है, और आपके आशीर्वाद से, और मैं आपका जन्मों जन्मांतर तक कोई ऐसा नहीं भूलूंगा। और मेरे को आपने 5 साल देखा भी है,
मैंने किसी के साथ में उद्दंडता नहीं, अभद्र शैली नहीं, सबके साथ में हाथ जोड़ने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। तो सबके साथ में मिलना मिलाना और जितना बड़ा जो भी काम मैंने किया है, क्योंकि मैं अपोजिशन में था, 4 विधायक थे, इतना पैसा नहीं मिलता था, जानबूझ के काम रोके जाते थे। तो इसलिए साथियों, अब मैं एक बड़ी पार्टी में हूँ, सभी समाज का वोट मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और माहौल काफ़ी ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे बुजुर्गों, आप लोगों से यही मेरी अपील है कि आप सभी माताएं बहनें सवेरे से ही 6 बजे से वहाँ लैंड सबसे पहले अपनी माता बहनें वोट डलवाएं और पूरी ताकत के साथ में मुझे जिताएं। आपका मान सम्मान काम सब कुछ मैं करूँगा, इस बात का मैं वचन दे रहा हूँ और इसी सरल स्वभाव से आपके बीच में बना रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ में एक लाइन के साथ कि जलवा जर्रा दिखा दे, अरे जलवा जर्रा दिखा दे, अजमेर बाल ख्वाजा, जलवा जर्रा दिखा दे, अजमेर बाल ख्वाजा, जलवा जर्रा, अरे दिल की लगी बुझा दे, अरे दिल की लगी बुझा दे, अजमेर बाल ख्वाजा, दिल की लगी बुझा। धन्यवाद। आएंगे दिन जाएंगे, चुनाव आएगा चुनाव जाएगा, पर एक बार माथे पे लिख गया तो खत्म नहीं होता है। ग्वालियर अभी भी रोता है। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को जो होना उनके साथ जो हुआ, आज भी इतिहास के पन्ने में लिखा है। ग्वालियर उसी नाम से जाना जाता है। वही ग्वालियर वाले क्या जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया था। तो हमें चंबल के लोगों को कौन फैसला आपको करना है। 3 तारीख को वोट देते हुए यही सोचना कि हमको कि इतिहास किस नाम से जाना जाए, वोटों वाले राजनीति के या नोटों वाले राजनीति से, बेईमानी वाली राजनीति से या खुददारी वाली राजनीति से। ग्वालियर चंबल अंचल में अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है? ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों की मैं बता रहा हूँ। मुझे ग्वालियर चंबल संभाग का पूरा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, चाहे राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, ग्वालियर चंबल संभाग की 16 से 16 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। क्यों जाएंगी? ये ग्वालियर चंबल संभाग वीर लोगों की भूमि है। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी लोगों की भूमि है। यहाँ बाबा महात्मा लोचन दास जी की भूमि है। ये बाबा करहनाथ जी की भूमि है। नागाजी महाराज जी की भूमि है। इस भूमि में गद्दार लोगों को पसंद नहीं किया जाता। यहाँ का आदमी आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला आदमी है। यहाँ का आदमी ये मन बना चुका है, जनमानस ये मन बना चुका है कि ऐसे गद्दारी करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे और ये मन बना लिया है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और 16 की 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की। और मुझे लगता है जो ग्वालियर चंबल अंचल से जो बाहर की और भी सीटें हैं, 12 सीटें, 28 की 28 सीटें कांग्रेस के पक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा डबरा में एक जनसभा में मंत्री इमरती देवी के खिलाफ दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा ने सोमवार को पूरे प्रदेश में 2 घंटे का मौन रखा। इस दौरान ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और महिला ने धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के बारे में जिस प्रकार के भद्दे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वह कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है। इमरती देवी के बारे में जो कहा गया, वह सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं है, वह देश भर के दलितों का अपमान है और पूरे नारी जगत का अपमान है और इसकी सज़ा आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस ने भी धरना दिया है। मानदा साहब की सभा में जो एक किसान की मौत हो गई थी, उसको लेकर कांग्रेस ने भी आज धरना दिया है। नहीं, कांग्रेस का धरने का कोई सवाल ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई मृत्यु है तो उसके लिए धरने का कहाँ सवाल उठता है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने जिस प्रकार से बहन इमरती देवी, एक दलित महिला के बारे में जिन शब्दों का उपयोग किया है, उन शब्दों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। कांग्रेस की बहुत छोटी और ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कमलनाथ ने किया है। और कमलनाथ जी, आपने केवल इमरती देवी नहीं, संपूर्ण भारत की नारी शक्ति का अपमान किया इन शब्दों का उपयोग करके।
मैं सोनिया गांधी से और प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप कई मुद्दों पर जिस प्रकार की नौटंकी देश के अंदर करते हैं, एक दलित महिला के साथ जिन अपमानजनक शब्दों का उपयोग कमलनाथ ने किया है, आप इस पर क्या कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मातृशक्ति ने, सभी लोगों ने मिलकर के 2 घंटे का मौन उपवास किया है। हमने चुनाव आयोग के अंदर कंप्लेंट की है, हम इनकी FIR करा करके भी कमलनाथ तुमको इसका जवाब देंगे और आगामी समय में संपूर्ण मध्य प्रदेश और पूरे भारत के अंदर कांग्रेस को ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। आगे भी भाजपा इतनी संवेदनशील रहेगी? भाजपा तो हमेशा संवेदनशील है, भाजपा तो हमेशा संवेदनशील है। ये यही कमलनाथ जैसे फुअड़ लोग हैं जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है। इस तरह की कांग्रेस दिवालिया हो गई है विचारों से, और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका बयान ये प्रदर्शित करता है कि अब वो बौखला गए हैं, सारी मानव मर्यादाएं खो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महिला शक्ति की, नारी सम्मान की बात करती है, लेकिन उनका बयान जिस तरीके से आया है हमारी प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी के बारे में, जो वह एक आइटम है, तो उनके लिए महिला एक आइटम है, महिला सम्मान नहीं है, महिला एक आइटम है। तो ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। तो जो पार्टी नारी का सम्मान नहीं कर सकती, जो पार्टी महिला शक्ति का सम्मान नहीं कर सकती, निश्चित तौर पर हम इसकी निंदा करते हैं। जो उन्होंने बयान जारी किया है ये नारी सम्मान के खिलाफ है, महिला शक्ति के खिलाफ है, और इसके लिए कमलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए। उनका बयान इस प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, इसलिए माफ़ी मांगे और हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से क्या वोट बैंक पे क्या सब ये सब जनता तय करेगी। के सम्मान में बहुत ही अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया है और ऐसे आपत्तिजनक शब्द उन्होंने हमारी जो डबरा से चुनाव के प्रत्याशी हैं इमरती देवी, उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया है। एक दलित महिला के विरुद्ध ऐसी अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का उपयोग उनके द्वारा किया गया है और भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा इसका कड़ा विरोध करता है। आज उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ मौन व्रत रख के अपना विरोध प्रदर्शन किया था और ऐसी भाषा का प्रयोग कमलनाथ जी के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है और यह उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है उनका महिलाओं के प्रति। और उनके ऐसे बयानों से ही दूसरे नेताओं को, उनके कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी ऐसे ही भाषा का उपयोग करने का उन्हें बल मिलता है और इस तरीके की अशोभनीय और अमर्यादित भाषा महिलाओं के सम्मान में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संस्कारवान पार्टी रही है और हमारी पार्टी में सदैव महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी जाती है। नवरात्रि के अवसर पर इस तरीके की भाषा उनका उपयोग उनके द्वारा किया गया है जो निश्चित ही महिला शक्ति और महिला के सम्मान में बहुत ही घटिया उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हम भारतीय संस्कृति के सभी साक्षी हैं और हमारा ऐसा विश्वास है, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और कहते भी आए हैं यत्र नारी रमयन्ते पूजयन्ते तत्र देवता, और उसी सोच के साथ ही हम महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन वहीं कांग्रेस के कमलनाथ और उनके पूरे कांग्रेसी नेताओं के द्वारा महिलाओं का हमेशा से ही असम्मान किया जाता रहा है और इस तरीके की बातें हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है मैडम जी, अभी आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, इमरती देवी के जिस तरह से बयान आया है, लेकिन क्या भाजपा महिला मोर्चा ने किसी आम महिला के संकट को बनाया होता है तब आप लोग कभी नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? ये मतभेद भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा सदैव से ही महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करती आई है। चाहे हम एक जनप्रतिनिधि की बात करें या आम महिला की बात करें, हमेशा से ही हम महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करते आए हैं और एकजुटता के साथ हम हमेशा ही महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव खड़े रहते हैं। कोई पहले कोई ऐसा मौन व्रत किया हो आपने आम महिला के लिए? इसके पहले भी बहुत सारे जब कांग्रेसी और दूसरे नेताओं के द्वारा जब ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की जाती रही है, पहले ही आपको याद हो राहुल अजय सिंह ने उन्होंने अपनी माँ को अपने घर से निकाल दिया था और उनके लिए भी जो अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था, तब भी हमने महिला मोर्चा ने यहाँ भाड़े पर धरना दिया था और विशाल मौन धरने का हम लोगों ने मौन जुलूस का भी आयोजन किया था। समय समय पर जब इस तरीके की भी घटनाएं आती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में खड़ा रहता है और हम तो कहते ही हैं नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, नारी के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में।
भाजपा सांसद रीति पाठक ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों का पुराना इतिहास है और जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं का आचरण है उससे उनकी पार्टियों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कमलनाथ जी के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हमारी माननीय मंत्री जी के लिए, इमरती देवी जी के लिए, जो निश्चित रूप से अशोभनीय था। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज ये पहली बार नहीं हुआ है। पार्टी का ये, कांग्रेस की पार्टी का ये संस्कार ही रहा है। देश के नेताओं और प्रदेश के नेताओं के द्वारा समय समय पर इतनी अभद्र टिप्पणियां लगातार, मैं पूरे लेखे जोखे के साथ आई, लगातार की जा रही हैं कि अब लगता है कि उनके अपने ही पार्टी में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। आश्चर्य तो ये है कि उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता जो है वो भी एक बहन ही श्रीमती सोनिया गांधी जी, अब उस पार्टी की दूसरी बड़ी नेतृत्व करता जिन्होंने चुनाव का जिम्मा लिया है, जिन्होंने कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां ली हैं। आज देश में लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए वो खड़ी रहती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या वो इन टिप्पणियों की जिम्मेदारी ले पाएंगे? इसके सत्यता का क्या वो प्रमाण पत्र ये दोनों बहनें दे पाएंगी? क्योंकि हमारी पार्टी का तो ये संस्कार नहीं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि 10 अक्टूबर 2017 को हमारे राहुल गांधी जी की बात है, जब इनसे संघ के विषय में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं क्या स्कर्ट पहन के? तो उनका मन और मस्तिष्क कहाँ घूम रहा है, इसका निर्णय आप करेंगे। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि वो लोग जो देवी की पूजा करने जाते हैं वही उनके साथ बसों में दुर्व्यवहार करते हैं, हमारी बहनों के साथ। कमलनाथ जी ने तो ये कह दिया कि सजावट के लिए कोटा के आधार पर इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसका भी निर्णय आप करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, बहन नटराजन जी को ये कह दिया कि टंच मान क्या होता है वो इनसे पूछो, इनको देखो। इस बीच में मैं एक बात शायद आपसे कहना, जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए, कि सबसे बड़ा उदाहरण इमरती देवी जी का जो बयान आया है कमलनाथ जी ने दिया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है कब बयान आया है, क्या बयान आया है। और निश्चित रूप से कोई अगर ऐसा बयान है आपके माध्यम से मुझे अगर सूचना मिल रही है तो मैं यही मानूंगी कि संगठन हमारी पार्टी और हमारा संगठन इसको संज्ञान में लेगा और उसका निर्णय होना चाहिए। कमलनाथ जी ने जो कल बयान दिया है इमरती देवी को, उसको लेकर आप किस तरह से तगड़ा मुद्दा है? मैंने आप सबके सामने भरे मन से मैंने यही कहा, ये बिल्कुल अंदरूनी है, हम बिल्कुल इतना उनको अधिकार नहीं देते कि इस तरह का बयान, और इसके लिए उनको तो उनके चरण पढ़ के उनको बहन बोलना चाहिए या तो उनको राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए, संज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, वरना हमारी जनता को सुना। मैडम बिसाहुलाल सिंह ने भी एक अभद्र टिप्पणी की है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो मैं उसकी निंदा करूंगी, अगर कुछ ऐसा है तो बाकी अभी मुझे जानकारी है। धन्यवाद। 51 कुंडली महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन 29 अक्टूबर से कटोराताल के सामने स्थित मैदान पर राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोजन समिति ने जानकारी दी। मैं शिक्षा प्रमुख हूँ और राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद में ये सब जो प्रोग्राम होने जा रहा है हमारा महामृत्युंजय का, ये हमारे ग्वालियर में बाहर से कई सारे मतलब बड़े बड़े संत आने वाले हैं, है ना। बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही धर्म का काम है जो हमारी इस भूमि पर होने जा रहा है। कितने दिन का कार्यक्रम है? ये हमारा 9 दिन का प्रोग्राम है ये। तो ये 29 को इसका कलश यात्रा रहेगी, 30 को ये यज्ञ का प्रारंभ होगा और 6 तारीख को इसका जो 6 नवंबर है उसको इसकी पूर्ण आहुति का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें प्रसादी वितरण भी होगा और हवन की पूर्ण आहुति भी होगी। ये कार्यक्रम स्थल कहाँ रहेगा? कार्यक्रम स्थल हमारा जो कटोरा ताल के सामने अम्मा महाराज की छतरी है वहाँ पर रखा गया है। आपकी संस्था के द्वारा कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य रहेगा? ये जो हमारे समाज में धर्म के प्रति थोड़ी सी लोगों की जागरूकता है वो भी कम होती जा रही है। लोग क्या पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं,
उनका थोड़ा सा झुकाव हमारी भी संस्कृति की तरफ हो, ये लोगों को जागरूकता जगाने के लिए प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि हमारे हैं ये जो संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विदिशा से हैं, जो एक गुजरात के हैं वो भी आएंगे, भगवंत गिरी जी हैं वो भी आएंगे, और बाहर से जो भी संत समाज है वो भी सबको आमंत्रित किया गया है। ग्वालियर के लोगों के लिए क्या इसमें क्या सुविधा है? ग्वालियर के लोगों के लिए सुविधा है कि अगर व्यक्ति महामृत्युंजय का घर में जो पर्सनल करवाता है कोई भी अगर यज्ञ, तो एटलीस्ट वो बहुत ही इतना महंगा पड़ता है कि लोग नहीं करवा पाते हैं, है ना। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि वो 1-1.5 लाख वो इतना सारा खर्च कर सकता है, पर यहाँ पर हमने एक सुविधा रखी हुई है कि वो इसमें यजमान भी बन सकता है ना। तो वो थोड़े से में ही योगदान करके वो यजमान बन सकता है और इस यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर सकता है, ये फल प्राप्त कर सकता है। ये यजमान रहेंगे 5 दिन करेंगे कि 1 दिन करेंगे? यजमान सारी व्यवस्था रखी गई है, अलग अलग तरीके के हैं। 1 दिन का भी है अगर, क्योंकि व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर 5 डेज या 6 डेज आपके पास बैठ सके, है ना। तो 1 दिन का भी रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि पूरे यज्ञ में वो बैठे तो वो भी व्यवस्था की गई है। इसमें सेवा शुल्क क्या रखी है आपने? सेवा शुल्क एक व्यक्ति की 1 दिन की 1100 रुपये, और जो अगर पूरा बैठता है 9 दिन तो उसका 5100 रुपये रखा गया है। महिला आरक्षक ने पुरुष आरक्षक को शादी न करने से नाराज होकर उतारा था मौत के घाट। एसएसपी आकाश तोमर ने निर्देशन में इटावा पुलिस ने इसका खुलासा किया। एक महिला आरक्षक ने पुरुष आरक्षक को शादी न करने से नाराज होकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना इटावा की है। अयोध्या जनपद में तैनात पुलिस आरक्षक योगेश को अयोध्या में तैनात महिला आरक्षी ने अपनी 2 बहनों व 2 साथियों के साथ मिलकर सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। इटावा के लवेदी क्षेत्र में 8 अक्टूबर को अज्ञात अवस्था में सिपाही का शव मिला था। मृतक के भाई द्वारा मुकदमा कराया गया, जिसका पुलिस ने हत्या में शामिल 2 पुलिस आरक्षियों सहित 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, लवेदी पुलिस टीम को एसएसपी इटावा आकाश तोमर ने 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि से भी पुरस्कृत किया है। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। 8 तारीख में सुबह थाना लवेदी क्षेत्र में बहादुरपुर गांव के पास एक बम्बा था जिसमें अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। 2 दिन बाद उसकी शिनाख्त हुई, जो सिपाही के रूप में हुई, जो कि राम जन्मभूमि थाना अयोध्या में तैनात था। बाद में क्योंकि इसकी गुमशुदगी वहाँ लिखी हुई थी और वहाँ भेजा गया था, लेकिन बाद में अंतर्गतवा वो मामला हमारे जनपद में पंजीकृत हुआ था। उसमें आज पुलिस द्वारा और हमारी जो सर्विलेंस टीम है और थाने की टीम है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। इस सिपाही की हत्या में वहीं पर तैनात एक महिला कांस्टेबल है, वो उसकी एक और बड़ी बहन है जो हेड कांस्टेबल है, मथुरा में तैनात है, आगरा में रहती है वो, उसकी एक और बहन और 2 अन्य लोग जो इनके सहयोगी थे, इनके द्वारा उसकी हत्या की गई थी। 8 तारीख में से पहले 7 तारीख में ये अवकाश पे आ रहा था। उस घटना जब ये अवकाश पे आ रहा था तो महिला कांस्टेबल जो वहीं अयोध्या में तैनात थी वो भी इसके साथ आ रही थी। शादी को लेकर इन लोगों में कुछ विवाद था, उसी को लेकर इसकी हत्या उस महिला कांस्टेबल द्वारा अपनी बहनों और कुछ अपने और सहयोगियों, जो उनकी एक और बहन के महिला मित्र बताए जा रहे हैं, उनकी बहन के पुरुष मित्र थे, उनके द्वारा की गई थी और इस डेड बॉडी को फेंका गया था। कुल मिला के आज 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में की गई है। उनके पास से जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी घटना में वो आला कत्ल, क्योंकि इसके सिर पे जो एक ताइक्वांडो की चैन टाइप वो होती है, उससे प्रहार करके इसकी हत्या करके की गई थी वो, तथा इससे जो चीज़ गायब हुई थी उनमें से भी कुछ वस्तुओं की प्राप्ति हुई है और एक अच्छा गुड वर्क पुलिस द्वारा किया गया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद लिया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने आज ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने सुबह 8 बजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हॉस्पिटल मुरार के बाहर से नया संतर, कृष्णपुरी गली नंबर 2, आज़ाद नगर गली नंबर 1, आज़ाद नगर गली नंबर 2, रामकला नगर, बैजल कोठी, तिराहा से बैजल कोठी, दुर्गा कॉलोनी, कल्पना नगर, हक्सर कॉलोनी, सीपी कॉलोनी, नाग देवता मंदिर होते हुए क्षेत्र के विभिन्न
वार्डों का दौरा किया और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना जनसमर्थन देने की अपील भी की। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।